हेलो। सो शुरू करते हैं आज क्लास 6 का चैप्टर 8। इससे पहले हमने देखा था महाजनपद काल, जनपद काल और महाजनपद काल, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से वैचारिक क्रांति समाज में उभरती है, जिसके मद्देनजर क्या होता है कि नई नई आइडियोलॉजीज जो है या नए सिद्धांत समाज में बनते हैं, नई मान्यताएं बनती हैं, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और उपनिषद लिखे जाते हैं उस समय। और उसके अलावा भी कई सारी जो है वो विचारधाराएं समाज में प्रचलित होती हैं। अब बात देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो महाजनपद काल जो था, जिसमें हमने देखा था राज्य वज्जी को देखा था, मगध को देखा था। अब ये छोटे छोटे राज्य थे उस समय, लेकिन इसके बाद में क्या आता है कि एक धीरे धीरे जिस तरीके से और ज़्यादा डेवलपमेंट होता है तो साम्राज्य का निर्माण होना तो शुरू हो जाता है। साम्राज्य और राज्य में बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो राज्य जो है वो छोटा पार्ट होता है, जबकि साम्राज्य के अंतर्गत जो है वो कई सारे राज्य आ सकते हैं। तो साम्राज्य की अगर बात की जाती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सारनाथ स्तंभ जो है वो लगा हुआ है। सो सारनाथ स्तंभ जो है वो एक विशाल स्तंभ स्थापित किया गया था बाय दी मौर्यन सम्राट अशोक के द्वारा। सो अशोक जो है वो कौन थे, तो अशोक के निर्देश पर बेसिकली कई सारे इस तरीके के स्तंभों को निर्मित किया गया था, पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। सो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना जो है उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, जो कि लगभग 2300 साल पहले का समय था। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा चंद्रगुप्त की सहायता की गई थी, और चाणक्य के कई सारे विचार हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलते हैं। उनकी एक प्रचलित बुक है अर्थशास्त्र। सो बेसिकली साम्राज्य वंश क्या होता है, वंश को एक तरीके से डिफाइन कर ले तो एक ही परिवार के जब कई सारे सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उसे वंश कहा जाता है। तो उसी तरीके से मौर्य साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य में 3 मुख्य राजा ये हुए हैं, एक के बाद एक। तो उनमें पहले हुए थे, सबसे पहले जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की वो चंद्रगुप्त थे। उसके बाद में उनके बेटे बिंदुसार, और उनके बाद में बिंदुसार के बेटे हुए अशोक। सो साम्राज्य में बहुत से नगर होते हैं, और साम्राज्य की राजधानी जो थी उस समय वो राजधानी पाटलिपुत्र थी, और उसके अलावा प्रमुख जो नगर थे वो उज्जैन और तक्षशिला जैसे उसमें प्रमुख नगर विद्यमान थे। तक्षशिला की बात करें तो ये उत्तर पश्चिम जो आज का पाकिस्तान का रीजन है, जिसमें सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का जो रीजन है वहाँ पर स्थित था ये नगर, और यह उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग जो है वो प्रशस्त करता था। सो मिडिल ईस्ट से जो भी ट्रेड होता था वो तक्षशिला से ही होके किया जाता था, जो कि एक बड़ा सा नगर था उस समय का। दूसरी तरफ उज्जैन की अगर बात करें तो यह उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाली जो रास्ता था उस रास्ते में पड़ता था, और यहीं से होकर जो है वो दक्षिण भारत की ओर ट्रेड जो है वो होता था इस रास्तों से होके, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण नगर था। तो इन नगरों के थ्रू जो है वो व्यापारी और सरकारी अधिकारी और शिल्पकार जो है वहाँ पर रहते थे इन नगरों में। और ये जो थे वो क्योंकि ट्रेड रूट के बीच में महानगर पड़ रहे थे, तो यहाँ पर जो है वो दोनों साइड के लोग, नॉर्थ साइड से जो भी व्यापारी होते थे वो अपना सामान जो है वो इस नगर तक लेके आते थे और बेचते थे वहाँ से। उसके अलावा साउथ के जो लोग थे, व्यापारी जो थे, वो भी यहाँ पर आते थे, और एक नगर एक इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता था कि वहाँ पर गुड्स की एक्सचेंज किया जा सकता था, जो भी सामान जो होते हैं उनका एक्सचेंज किया जा सकता था, मतलब सिंपली ट्रेड के फॉर्म में जो है वो उनका यूज़ हो रहा था। सो साम्राज्य के बहुत बड़े जो क्षेत्र होते हैं उनमें किसान और पशुपालक के गांव बसे हुए होते हैं, ठीक है। और मध्य भारत जो है जैसे इलाके में ज़्यादातर हिस्सा जो था वो जंगलों से भरा हुआ था, तो जंगलों में भी जो है वो फल फूल का जो लोग रहते थे वो फल फूल का संग्रहण किया करते थे और जानवरों का शिकार करके अपनी जीविका चलाया करते थे। सो साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग जो है वो भिन्न भिन्न तरीके से जो है वो भाषाएं भी बोलते थे, और वे लोग शायद अलग अलग तरीके का भोजन भी करते हो, और उनकी वेशभूषाएं भी अलग अलग हुआ करती थी। सो यहाँ पर जो मैप दिया हुआ है इसमें उस समय की जो कि अशोक या मौर्य साम्राज्य की जो प्रमुख नगर हुए थे, महानगर हुए थे, जिसके अंदर हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र जो कि
गंगा नदी के किनारे पड़ता है, जो आज का जो पटना पड़ता है बिहार में, वो वाला रीजन था जो कि राजधानी हुआ करता था। इसके अलावा तक्षशिला यहाँ पर स्थित था उत्तर पश्चिम में, और उज्जैन जो कि साउथ और नॉर्थ को कनेक्ट करने का कार्य करता था। इसके अलावा कई सारी जगहें थी, जैसे कि लंपक हो गया, कंधार हो गया, और शाहबाजगढ़ी हो गया, मनसेहरा हो गया। तो इस तरीके से ये कई सारी जो है वो मौर्यकालीन जगह हैं जहाँ से अभिलेखों की प्राप्ति हमें होती हैं। तो इसके अलावा भी कई सारी ऐसी जगह थी, जैसे मिस्र तक, इवन सीरिया और मिस्र और यूनान तक जो है वो सम्राट अशोक की जो है वो शिलालेख या अभिलेख देखने को मिलते हैं, जो हम आगे बढ़ेंगे। तो अशोक के द्वारा जो है वो कई सारे शिलालेख लिखाए गए थे, और इन्हें जो है वो इस मैप में दर्शाया गया है रेड डॉट्स के थ्रू, और जो कि इनके साम्राज्य यानी कि अशोक का साम्राज्य कहाँ कहाँ तक विस्तृत था उसका ये एक तरीके से सबूत देता है। अब बात करते हैं कि साम्राज्य जो है वो राज्य से कैसे भिन्न होता है। चूँकि साम्राज्य जो होते हैं वो राज्य से बड़े होते हैं, और उनकी रक्षा के लिए, तो राज्य से बड़े होंगे तो उनकी रक्षा के लिए जो है वो बड़ी सेनाओं की भी आवश्यकता होगी। बड़ी सेनाओं को संभालने के लिए या बनाने के लिए जो है वो संसाधनों की आवश्यकता होती है। राजाओं की तुलना में जो है वो सम्राट के पास ज़्यादा संसाधन होंगे। इसी कारण से उन्हें बड़ी संख्या में जो है वो कर इकट्ठा भी करना पड़ता था, और बड़ी संख्या में जो है वो अधिकारियों की भी आवश्यकता होती थी इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। अब साम्राज्य का प्रशासन किस तरीके से होता था, अगर इतना बड़ा साम्राज्य है तो उसको किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था को किस तरीके से संभाला जाएगा। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों तक अलग अलग ढंग से जो है वहाँ पर शासन किया जाता था। ऐसा नहीं था कि जो पाटलिपुत्र में जिस तरीके से शासन किया जा रहा है वैसा ही शासन जो है वो साम्राज्य के दूसरे हिस्सों में भी किया जा रहा हो, ऐसा पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि छोटे जगह को जो है वो संभालना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज एरिया। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के जो इलाके हुआ करते थे वहाँ पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था, और इसका मतलब ये हुआ कि इनके आसपास के जो इलाके थे, जैसे गांव हो गए या शहर हो गए, तो वहाँ पर किसान हो गए, पशुपालक हो गए, शिल्पकार हो गए, या फिर जो व्यापारी हुआ करते थे, तो उनसे कर इकट्ठा किया जाता था। टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता था राजा के द्वारा, और राजा के आदेशों का उल्लंघन जो करता था उन्हें सजा का भी प्रोविजन हुआ करता था। तो इसमें कई सारे अधिकारी ऐसे होते थे जिनको वेतन भी दिया जाता था। इसके अलावा संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और राजा के जो भी जासूस अधिकारी हुआ करते थे उनके कार्यकलाप पर नज़र रखा करते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, राजा के ऊपर जो होता था वो सम्राट हुआ करता था। तो राजा का बेसिकली काम क्या था कि टैक्स कलेक्ट करना, दूसरा अपने आदेशों का जो है वो पालन करवाना, और अगर कोई आदेशों का उल्लंघन कर रहा है तो उन्हें सजा देना, और संदेशवाहक के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशंस जो है वो एक्सचेंज करवाना, और जासूसी अधिकारियों पर जो है वो कार्यकलापों पर नज़र रखना। लेकिन सम्राट जो होता था, क्योंकि वो साम्राज्य अब बहुत बड़ा है, तो उसका एक सम्राट जो होगा उसके अंडर में कई सारे राजा भी आएंगे। राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से बेसिकली सम्राट जो है वो शासन किया करता था राजाओं पर। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई सारे छोटे क्षेत्र और प्रांत भी थे, और इन पर जो है वो तक्षशिला या उज्जैन जैसे जो प्रांतीय राजधानियाँ हुआ करती थी उनसे शासन किया करता। जो छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे उन पर ये जो बड़े महानगर थे, तो राजधानी के अलावा जो बड़े राजनगर थे जैसे तक्षशिला हो गया या उज्जैन हो गया, तो वहाँ पर इन्हें प्रांतीय राजधानी बोला जाता था। तो इन प्रांतीय राजधानियों पर जो प्रशासक नियुक्त किया जाता था, जो राजा नियुक्त किया जाता था, उनके थ्रू जो है उनके आसपास के छोटे छोटे जो भी जगह क्षेत्र या प्रांत होते थे उन पर नियंत्रण किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों का नियंत्रण रखा जाता था, और अक्सर जो राजकुमार हुआ करते थे उनको वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर नियुक्त किया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय जो परंपराएं और नियम होती थी उन्हीं को वहाँ पर माना जाता था। अर्थात मतलब ये हुआ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होता था, या फिर वहाँ की जो धार्मिक परंपराएं हुआ करती थी उनमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं किया जाता था। ओनली फॉर गवर्नेंस के लिए एंड टैक्स कलेक्शंस के लिए जो है वो वहाँ पर गवर्नर नियुक्त किए जाते थे या प्रशासक नियुक्त किए जाते थे, जो दूर दूर के राज्य हुआ करते थे। प्रादेशिक जो केंद्र होते थे
अर्थात जो दूर के जो केंद्र थे, राजधानी से जो काफ़ी दूर के जो केंद्र थे, तो वो विस्तृत भागों पर जो है वो फैले हुए होते थे। तो इनके इलाकों पर मौर्य शासक जो है वो सिर्फ मार्ग और नदियों पर नियंत्रण किया करता था, ताकि वहाँ से जो है वो सामान का जो है ईजिली वो अपने राज्य का सामान एक्सचेंज करवा पाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो ईजिली कर सके, व्यापार ईजिली कर सके। सो सिर्फ मार्गों पर और नदियों पर नियंत्रण रहता था प्रादेशिक केंद्रों पर, उनको पूरी तरीके से जो है वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से हैंडल नहीं किया जाता था। सो आवागमन के लिए जो है ये क्षेत्र जो होते थे वो महत्वपूर्ण होते थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता था। तो यहाँ ये भी देखा जाता है कि ये जो प्रादेशिक जो क्षेत्र थे वहाँ पर से कर भी टैक्सेस भी जो है वो कलेक्ट किया जाता था। इसके अलावा वहाँ के जो लोग थे वो भी जो है वो सम्राट को कुछ भेंट भी दिया करते थे, खुश हो गए। सो उदाहरण के लिए जो है वो अर्थशास्त्र में इसका एक देखने को मिलता है कि उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र हुआ करता था, जैसे तक्षशिला वगैरह जो जिस प्रांतीय जो क्षेत्र पड़ता है वो कंबल के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था, और दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था वो सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। सो वहाँ तक्षशिला और उस इलाके में जो है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस उस तरीके की है, ठंडी, तो उस तरीके से जो है वहाँ से कंबल वगैरह जो है वो राजा को जो है वो दिए जाते थे लोगों के द्वारा, या टैक्स के फॉर्म में या कि उस रूप में कलेक्ट किए जाते थे, और दक्षिण भारत से जो है वो सोना और कीमती सामान वगैरह आया करते थे। तो संभवतः ये जो है संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब नजराना और टैक्स में क्या डिफरेंस होता है? सो बेसिकली टैक्स जो होता था वो नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था, जबकि नजराना जो होता है उसे अनियमित रूप से जो है वो इकट्ठा किया जाता है, और ये ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है। नजराना जो होता है वो दिया जाता है। सो लोगों के द्वारा नजराना जो था वो अपनी मर्जी से दिया जाता था, और नजराना दूसरी चीज़ के टैक्स जो होता था वो जिस फॉर्म में राज्य चाहता है उसी फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था, जबकि नजराना जो होता है वो विविध पदार्थों के रूप में भी हो सकता है। तो लोग अपने स्वेच्छा से जो भी राजा को जो है या सम्राट को देना चाहते थे नजराने के रूप में वो देते थे। अब बात करते हैं कि अंत में जो जंगल वाले जो इलाके रहते थे उन जंगलों में रहने वाले जो लोग थे वो पूरी तरीके से काफ़ी हद तक स्वतंत्र हुआ करते थे। उन पर जो है वो राज्य किसी भी तरह का उनकी जो जीवनचर्या थी या उनके जो क्रियाकलाप थे उनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करता था। और इनसे क्या होता था कि वो जंगल में रहने वाले जो लोग थे बेसिकली वो भी अपनी स्वतंत्र ज़िंदगी को जीते थे। और दूसरी चीज़ कि मौर्य जो पदाधिकारी होते थे या राजा का जो शासन होता था तो उसमें जो सैनिक वगैरह होते थे उन्हें जंगल से आने वाली काफ़ी सारी वस्तुओं पर भी डिपेंड रहना पड़ता था। सो जंगल में जो फॉर एग्जांपल जैसे कि जानवर हो गए, हाथी वगैरह हो गया, लकड़ी हो गया, मधु हो गया अर्थात शहद और मोम जैसी जो चीज़ें थी वो इन जंगल में रहने वाले जो लोगों से उपलब्ध करवाई जाती थी। तो इस तरीके से राज्य के बीच में और जंगल में रहने वाले जो लोग थे, मेन स्ट्रीम में रहने वाले जो लोग थे और जंगल में रहने वाले लोग थे, इनके बीच में भी एक इंटर रिलेशंस देखने को मिलता है और जो काफ़ी हम्बल रिलेशंस यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो उनकी लाइफ स्टाइल्स में जो है वो विदाउट एनी इंटरफेरेंस के किस तरीके से जो है वो अपनी ज़रूरतों को फुलफिल करते थे। अब यहीं पर एक मेगिस्थनीज जो आए थे जो कि चंद्रगुप्त में यूनान से जो है वो एक राजदूत के रूप में जो है वो भारत आते हैं और चंद्रगुप्त के दरबार में बेसिकली ये पश्चिमी एशिया अर्थात यूनानी जो राजा थे सेल्यूकस निकेटर उनके ये राजदूत बनकर जो है वो भारत आते हैं। सो ये चंद्रगुप्त के दरबार में जो है वो राजदूत थे और मेगिस्थनीज एक बुक लिखते हैं इंडिका नाम से। ओके, इंडिका। सो इंडिका जो बुक लिखते हैं उसमें वो काफ़ी उस समय की जो व्यवस्था थी उसके बारे में ये विवरण देते हैं। उसका एक यहाँ पर जो है वो अंश दिया गया है। तो इसमें ये क्या कहते हैं मेगिस्थनीज कि जो सम्राट हुआ करता था वो जनता के सामने आने की जब भी अवसर होते थे तो उन अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। अर्थात जब जश्न मनाया जा रहा है तो इसे हम
पता लगा सकते हैं कि जो राजा हुआ सम्राट हुआ करता था वो शायद उस समय में जो है वो लोगों से बहुत ज़्यादा उनका इंटरेक्शंस नहीं था, और जब भी लोगों के सामने वो आता था तो जश्न जो है वो मनाया जाता था, शोभा यात्रा निकाली जाती थी। तो ये एक बहुत ही जो है वो यूनिक सा एक जो है वो दृश्य हुआ करता था, और उन्हें एक सोने की पालकी में लेके जाया जाता था, और उनके अंगरक्षक जो होते थे वो सोने और चांदी से अलंकृत जो भी हाथी होते थे उन पर सवार रहते थे। और कुछ अंगरक्षक जो है वो पेड़ों को लेकर भी चलते थे, और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते हुआ करते थे, पैरट्स, जो एक झुंड में रहते थे और सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाते थे। तो ये एक तरीक़े से जो है वो ऑरा क्रिएट किया जाता था वहाँ पर, सम्राट को मतलब एक तरीके से एकदम विशिष्ट व्यक्ति के रूप में दर्शाने के लिए जो है वो किस तरीके से वहाँ का प्रोविजन था। राजा जो होता था वो सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरा हुआ होता था। सो ये देखने को मिलता है कि यहाँ वहाँ उस समय पर महिलाएं भी हथियार जो है वो चलाना जानती थी, अर्थात युद्ध में वो भी निपुण हुआ करती थी मौर्य साम्राज्य के तहत या मौर्य काल में। तो वे हमेशा जो है वो, दूसरी चीज़ ये भी इससे पता चलती है कि राजा जो है वो हमें इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या न कर दे। तो इससे पता चलता है कि राजा जो है वो उनकी जान को जो है वो कितना ज़्यादा खतरा हुआ करता था, और वहाँ पर जो है वो अपने प्रजा के बीच में भी जा रहे हैं जश्न मनाते हुए, और अंगरक्षकों के बीच में तो भी उनको जो है उनकी सेफ्टी का जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। उनके खाना खाने से पहले भी खास नौकर उस खाने को छकते थे, और वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। सो सिक्योरिटी का इशू जो है वहाँ पर कितना ज़्यादा गहन हुआ करता था यह देखने को मिलता है यहाँ पर। दूसरी चीज़, पाटलिपुत्र के बारे में अगर बात करें जो कि उस समय की राजधानी हुआ करती थी, वो एक उनके बारे में ये लिखते हैं मैगजीन्स कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर हुआ करता था, और विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था, अर्थात चारों तरफ से जो है वो पाटलिपुत्र कई बड़ी बड़ी दीवारों से जो है वो, प्राचीरों से जो है वो, मीनारों से जो है वो घिरा हुआ होता था। और देखने को मिलता है कि उस समय ये लिखते हैं कि 570 बुर्ज और 64 द्वार हुआ करते थे। इसके अलावा 2 और 3 मंजिल वाले घर भी उस समय जो है वो सामान्य बात हुआ करती थी। इसके अलावा लकड़ी और कच्ची ईंटों से ये मकान बनाए जाते थे, और राजा का जो महल होता था वो भी काठ से बना हुआ होता था। काठ अर्थात लकड़ी या काष्ठ से बना हुआ होता था, और पत्थर की नक्काशी से उसे अलंकृत किया जाता था। तो देख सकते हैं कि उस समय की शिल्पकला के रूप में ये इंट्रोडक्शंस यहाँ पर देखने को मिलता है। और वहाँ पर उनका जो महल हुआ करता था वो चारों तरफ से उद्यानों से घिरा हुआ होता था, और चिड़ियों के लिए जो है वो बने बसेरों से घिरा हुआ होता था, अर्थात प्रकृति की गोद में एक तरीके से जो है वो अपने महल को उस तरीके से बनाए जाते थे। और जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है कि तोते के जो झुंड होते थे वो सम्राट होते थे या राजा होते थे, उनके सिर के चारों ओर जो है वो चक्कर लगाते थे। इसके अलावा यहाँ उद्यान के चारों ओर भी जो है वो पक्षियों के लिए रैन बसेरे, मतलब बसेरे जो है वो बनाए जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पक्षी। तो इससे पता चलता है कि प्रकृति के प्रति उनका प्रेम कितना ज़्यादा गहरा था। अब बात करते हैं अशोक की। अशोक जो है वो एक अनोखे सम्राट हुए थे उस समय के, और उनके बाद शायद ही कोई ऐसा सम्राट हुआ हो जिसका साम्राज्य इतना ज़्यादा विस्तारित हुआ हो, न उससे पहले कोई हुआ था न उनके बाद में हुआ। सो अशोक जो थे वो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं, और वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख मिलते हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध के बारे में हम सब ने सुन रखा है कि कलिंग युद्ध के बाद में जो है वो अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। सो कलिंग जो है वो एक तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम हुआ करता था। उड़ीसा राज्य में पड़ता था और उड़ीसा के तट पर जो है वो पड़ता था। तो बेसिकली उड़ीसा का जो प्राचीन नाम है वही जो उसका कोस्टल एरिया है उसे कलिंग कहा जाता था। और अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए जो युद्ध लड़ा था, लेकिन इस युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उसके
युद्ध से जो है वो अशोक को एक तरीके से वितृष्णा जो है वो उत्पन्न हो जाती है, अर्थात उनसे इसके बाद में जो है उन्हें युद्ध से एक तरीके से नफरत होना शुरू हो जाती है। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में वे कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे, इतना भयानक ये युद्ध था। सो इस युद्ध के बारे में एक यहाँ पर छोटा सा अंश देखने को मिलता है कि किस तरीके का वो भयानक दृश्य रहा होगा। तो उसके बारे में अशोक ने ही एक अभिलेख लिखवाया था, जिसमें अशोक के द्वारा यह बात कही जाती है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय प्राप्त की थी। लगभग 1.5 लाख लोग जो थे वो इस युद्ध में बंदी बनाए जाते हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग इस युद्ध में मारे जाते हैं। इससे मुझे अपार दुख होता है, ऐसा अशोक कहते हैं। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, जिसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। अर्थात यहाँ पर देखने को मिलता है कि अशोक जो है वो ब्राह्मण और श्रमण जो हैं उनको एक विशेष महत्व दिया करते थे। ब्राह्मण और श्रमण वे होते थे जो समाज में जो है वो धर्म की क्रियाकलाप किया करते थे। जो श्रमण के अंतर्गत जो है वो बौद्ध और जैन आते थे और इसके अलावा ये ब्राह्मण आते थे। सो लोग जो थे वो अपने अब बाद में अशोक कहते हैं कि लोग अपने सगे संबंधियों मित्रों को बहुत प्यार करते हैं और दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं। तो ऐसे लोग भी जब इस तरीके के युद्ध होते हैं तो मारे जाते हैं और अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए अशोक कहता है कि मुझे पश्चाताप हो रहा है और अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। सो अशोक कहते हैं मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा होता है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करवा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। सो इसके बाद में यह सोचना कि धम्म को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसके बदले में यह सोचना चाहिए, युद्ध की बजाय यह सोचना चाहिए कि धम्म को किस तरीके से बढ़ाया जाए। सो बेसिकली धम्म था क्या? सो धम्म अशोक जो है वो कलिंग युद्ध के बाद में उनका जब हृदय परिवर्तन होता है सो वो बौद्ध धर्म से जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। सो बौद्ध धर्म में जो है वो अहिंसा की बातें की गई हैं और मानव व्यवहार की बातें की गई हैं कि किस तरीके से जो है वो लोगों को व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से जो है वो अपना जीवन यापन करने के लिए जो है वो क्रियाकलाप करने चाहिए और कैसे जो है वो समाज में जो है वो हार्मोनी बनाई जा सकती है। सो धम्म जो है यह एक तरीके का प्राकृत शब्द है और इसी का जो है संस्कृत शब्द जो है वो धर्म बनता है। देन अब अशोक धम्म था क्या? अशोक किसको अपना धम्म कहते थे? सो अशोक के धम्म की अगर बात करें तो वो किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता को धम्म नहीं कहते थे। वो नहीं कहते वो देवता की पूजा या किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है अशोक के धम्म में, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्हें लगता है कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को जो है वो निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। सो ऐसी कई सारी समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी, अर्थात अशोक जो थे वो काफ़ी संवेदनशील व्यक्ति भी थे। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भी रहा करते थे। सो सभी धर्मों के प्रति उनका समान रवैया था। उन्होंने किसी भी धर्म को जो है वो पक्षपात नहीं किया था उन्होंने, और इससे कई सारे जो है वो, लेकिन होता क्या था कि जो समाज में जो लोग थे उनके बीच में कई सारे जो धर्म को मानने वाले लोग थे उनके बीच में टकराव होते रहते थे। तो अशोक जो थे वो उस टकराव से काफ़ी ज़्यादा विचलित थे। इसलिए इसके अलावा समाज में जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार और पड़ोसियों के बीच भी झगड़े हुआ करते थे। सो अशोक जब ये चीज़ें देखते थे तो उन्होंने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करना उनका कर्तव्य है। किस तरीके से इन समस्याओं का जो है वो निदान किया जाए, जैसे कि बाह्य आडंबर जितने भी थे, कर्मकांड वगैरह जो थे, जो समाज में जो है वो इस तरीके की चीज़ों को और ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे। जानवरों की बलि देना वगैरह ये कर्मकांड की वजह से हो रहा था। ठीक है, आपस में जो भेदभाव बढ़ रहा था
ठीक है। और दासों और नौकरों के साथ जो क्रूर व्यवहार किया जा रहा था, पड़ोसियों में आपस में झगड़े हो रहे थे, अलग अलग धर्मों की मान्यता वाले लोगों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था। तो इनको जो है वो शांत करने के लिए या इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने जो है वो धम्म महामात नाम से अधिकारियों की नियुक्ति भी की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा दिया करते थे। धम्म की शिक्षा देने का अर्थ है यहाँ पर कि जो है वो व्यवहार की शिक्षा देना। यहाँ पर ऐसा बताया कि जिस तरीके से पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, उसी तरीके से उनका कर्तव्य है कि प्रजा को वो निर्देश दे, अच्छे व्यवहार की शिक्षा दे। तो इस वजह से वो धम्म की शिक्षा देते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश में कई सारे स्थानों पर जो है वो शिलाओं पर और स्तंभों पर वो जो है वो अपनी शिक्षाओं के माध्यम से जो है वो प्रचारित करते हैं, इनके माध्यम से, शिलाओं और स्तंभों के माध्यम से, और अधिकारियों को यह निर्देश देते हैं कि वे राजा का जो भी संदेश है उसको अन्य लोगों को पढ़कर सुनाएं जो कि खुद नहीं पढ़ सकते थे। अशोक के धम्म के जो विचार थे उनको प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे जाते हैं। अशोक का ये जो धम्म की जो शिक्षा थी वो सिर्फ भारत में ही जो है वो सिमट कर नहीं रहती है। वो अगर वेस्ट में देखें तो मिस्र, ग्रीस और तक जाती हैं, साउथ में देखें तो श्रीलंका तक जाती है। इसके अलावा ईस्ट में देखें तो बाद में ईस्ट में भी कई सारे जो है वो देशों में जो है वो बौद्ध धर्म जो है वो फलता फूलता है। इसके अलावा उसके अशोक के द्वारा जो है वो कई सारी सड़कें बनवाई जाती हैं, कुएं खुदवाए जाते हैं, विश्राम गृह बनवाए जाते हैं और मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा व्यवस्था भी की जाती है। तो न सिर्फ मनुष्यों की चिकित्सा व्यवस्था की यहाँ पर जानकारी मिलती है, बल्कि जानवरों की भी चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अर्थात जो है वो मवेशियों को कितनी ज़्यादा जो है वो सोसाइटी में इम्पोर्टेंस दे रहे थे अशोक, इसका यहाँ पर जो है वो पता चलता है। सड़क, कुएं खुदवाते हैं और विश्राम गृह भी बनवाते हैं इनके अलावा। इसी तरीके से ये अशोक के समय की या मौर्य साम्राज्य के समय की एक शिल्पकारी देखने को मिलती है, जो कि जिससे पता चलता है कि ये कितनी ज़्यादा कौशलपूर्वक जो है वो उस समय की शिल्पकारी हुआ करती थी। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है और मूर्तिकला का एक बेजोड़ जो है वो नमूना है। इस नमूने से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय की शिल्पकला को जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो परिपक्व जो है वो बनाया गया था। देन अशोक जो है वो अपनी प्रजा के लिए अशोक के क्या संदेश थे। लोग विभिन्न अवसरों पर जो है वो अनुष्ठान किया करते थे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जब भी लोगों के परिवार में जब कोई बीमार हो जाता था तब वे अनुष्ठान करते थे, बच्चों का विवाह करना होता था तब भी वे अनुष्ठान किया करते थे, बच्चों के जन्म पर और जब वे यात्रा शुरू करते थे तब भी कोई ना कोई अनुष्ठान किया करते थे। इस तरीके से अलग अलग समय में जो है वो लोग अपने जीवन काल में जब भी कोई ऐसा अवसर आता था तो वे अनुष्ठान किया करते थे। तो अशोक ये कहते हैं कि इस तरीके की ये जो अनुष्ठान जो है, ये कर्मकांड है, ये किसी काम के नहीं है। इसके बदले में यदि लोग दूसरी रीतियों को माने और तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। अब वो कौन सी रीतियों को मानने की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अपने जो दास और जो नौकर हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। यानी कि उस समय की सोसाइटी में वहाँ पर जो लोगों के दास हुआ करते थे, इसके अलावा नौकर चाकर भी रखा करते थे। अशोक कहते हैं कि उनके साथ जो है वो अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए, वो तुम्हारे जीवन में जो है वो अधिक ज़्यादा फलदायी होगा, बजाय इसके कि आप विवाह अवसर पे या इस तरीके से ये अनुष्ठान करो। अनुष्ठानों का जो है वो अशोक एक तरीके से विरोध करते यहाँ दिख रहे हैं। इसके अलावा बड़ों का आदर करो, सभी जीवों पर दया करो, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान करो। तो वो दया करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, रेस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो ब्राह्मण और श्रमण जो हुआ करते थे उस समय में, जो भिक्षा वगैरह जो भिक्षुक हुआ करते थे, भिक्षु हुआ करते थे, उनको जो है वो दान देना चाहिए। इस तरह का जो है वो अशोक का मानना था। देन अशोक जो है वो अपने धर्म की कहते हैं कि जो लोग अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं और दूसरों के धर्म की निंदा करते हैं, दोनों ही
बातें जो है वो गलत है। अर्थात अपने धर्म की प्रशंसा करके दूसरे के धर्म की निंदा करना ये गलत मानते थे। अर्थात हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर एक धार्मिक असहिष्णुता का जो है वो संदेश अशोक देते हैं उस समाज में। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वो वास्तव में अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। इस तरीके से जो शिक्षाएं जो अशोक के द्वारा दी गई हैं वो समाज में एक तरीके से सामंजस्य को इस्टेब्लिश करने की जो है वो कोशिश देखने को मिलती है कि किस तरीके से समाज में जो है वो अशोक अपनी सिंपल और साधारण बातों के थ्रू और साधारण संदेशों के थ्रू जो है वो सामंजस्य स्थापित करना चाह रहे थे। इसके अलावा हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख जो विश्वास होते हैं उनको समझने की कोशिश करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। आज की जो मॉडर्न जो एक तरीके से जो विचारधारा होती है उस तरीके से ये प्रोपोजन देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जो है वो कहते हैं कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। अर्थात ये लगभग 2300 साल या 2200 साल पहले का जो बातें की जा रही हैं वो हम आज 2000 साल बाद भी जब इन बातों को जब सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें कितना ज़्यादा फेमिलियर लगता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है और न सिर्फ फेमिलियर लगता है बल्कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये उतने ही ज़्यादा ज़रूरी भी है, महत्वपूर्ण भी हैं। ओके, अशोक के जो शिलालेख लिखाए गए थे वो ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में लिखाए गए थे और जो उस समय की जो महत्वपूर्ण भाषा हुआ करती थी ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में जो है वो ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं उनके शिलालेख। तो ब्राह्मी लिपि का यहाँ पर एक अगर नमूना देखें तो आज की जो भाषाएं हम पढ़ते हैं जैसे देवनागरी भाषा हो गई तो ये कुछ सैकड़ों साल पहले ही ईजाद हुई है और उनका जो जन्म हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है। जैसे देवनागरी लिपि में जो हिंदी में हम अ लिखते हैं वो उसको इस तरीके से लिखते हैं, जबकि आरंभिक जो ब्राह्मी लिपि है उसमें अ ऐसे लिखा जाता था। इसके अलावा बांग्ला भी का उद्भव भी जो है वो इसी से माना जाता है, ब्राह्मी लिपि से, जो इस तरीके से। मलयालम का भी उद्भव और तमिल का भी उद्भव ब्राह्मी लिपि से इस तरीके से हुआ है। देन आगे हम एक उसके पैरेलल में वर्ड में किस तरीके से व्यवस्था बन रही थी तो उसका अगर एग्जांपल देखें तो मौर्य साम्राज्य जिस तरीके से भारत में फल फूल रहा था और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करता है, उसी तरह से लगभग 2400 वर्ष पूर्व उसी समय का जो कालखंड है मौर्य साम्राज्य के कालखंड के समान ही, तो उसमें चीन में जो सम्राट थे वहाँ पर भी जो है वो एक साम्राज्य की स्थापना जो है वो देखने को मिलती है। तो चीन के जो सम्राट थे उन्होंने चीन की दीवार का जो है वो निर्माण करवाया था 2400 वर्ष पूर्व। इसे बनाने का उद्देश्य क्या था उनका, तो उत्तरी सीमा के जो पशुपालक लोग हुआ करते थे उनसे रक्षा करना बेसिकली इनका प्रमुख उद्देश्य था। जो मंगोलिया साइड के या रशियन की साइड के जो क्षेत्र थे वहाँ पर जो है वो एक तरीके से पशुपालक वर्ग रहा करता था और वो उन पशुपालक वर्ग से अपना बचाव के लिए, अपने राज्य के बचाव के लिए जो है उन्होंने इस तरीके की महान दीवार का जो है वो निर्माण किया था। अगले 2000 वर्ष तक इस दीवार का जो है वो निर्माण कार्य चलता रहता है और लगभग 2000 साल तक जो है वो निर्माण कार्य चलता रहता है, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं जो थी वो बदलती रहती थी। तो यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर लंबी है और पत्थर और ईंट से बनी है और इसकी ऊपरी सतह पर जो है वो सड़क के समान ये जो है वो चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ता था और 100 से 200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज हुआ करती थी। हमने देखा कि कैसे अशोक की अगर नीति देखे तो पहले अशोक की नीति देखे तो वो कलिंग युद्ध से पहले और कलिंग युद्ध तक युद्ध की नीति जो है वो के थ्रू जो है वो साम्राज्य को विस्तारित किया गया था। और लेकिन बाद में हम देखते हैं कि धर्म की नीति के द्वारा जो है वो साम्राज्य जो है वो शिक्षा दी जाती है, धर्म की शिक्षा दी जाती है और समाज को धर्म के थ्रू जो है वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। जबकि इधर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो डिफेंसिव पॉलिसी यूज कर रहे थे चाइन और दूसरे साम्राज्यों के अंतर्गत। चैप्टर यहीं समाप्त होता है। ओके, बाय।